उस जमाने का हिंदुस्तान, टूटे हुए राज, जलते हुए शहर और सत्ता के लिए लड़ते सेनापति। मोहम्मद गौरी मर चुका था और उसके बाद उसकी बनाई हुई सल्तनत बिखरने लगी थी। लाहौर में अलग दावे, दिल्ली में अलग साजिशें, राजपूत फिर से सर उठा रहे थे और दूर क्षितिज पर एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जिसका नाम सुनकर दुनिया कांपती थी, चंगेज़ खान। लेकिन इसी अराजकता के दौर में गुलाम उठ खड़ा हुआ, जो किसी शाही खानदान में पैदा नहीं हुआ था। उसके सर पर ताज नहीं, बेड़ियाँ थी। उसे बचपन में बेच दिया गया, गुलामों के बाज़ारों में घुमाया गया, लेकिन किस्मत उसे हिंदुस्तान ले आई, जहाँ वो पहुँचा कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। बाकी गुलामों की तरह वो सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता था, वो सत्ता को समझता था। घोड़े पर उसकी पकड़, युद्ध में उसका धैर्य और राजनीति में उसकी चुप्पी उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। धीरे धीरे वही सेनापति बना, फिर ऐबक का सबसे भरोसेमंद आदमी और आखिरकार उसका दामाद। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब आता है सन 1210। ऐबक की अचानक मौत हो जाती है और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत डगमगाने लगती है। अमीर आपस में लड़ने लगे, हर सूबेदार खुद को राजा समझने लगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा आराम शाह कमज़ोर था, सेना उसका सामना नहीं कर सकती। तब दिल्ली में तुर्क अमीरों ने एक नाम पुकारा, शमसुद्दीन इल्तुमिश। वो बदायूं से उठा, दिल्ली पहुंचा और तलवार के दम पर गद्दी छीन। लेकिन उसने सिर्फ तख्त नहीं संभाला, एक बिखरती हुई सल्तनत को बचाया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत हो गई तो उसके बाद इल्तुमिश जो है दिल्ली के शासक बने। इस वक्त हम लोग इल्तुमिश की कब्र पे हैं, मज़ार पे हैं, और अगर हम लोग कुछ भी झूठ बताएं तो इल्तुमिश खुद निकल के हमें सज़ा दे सकते हैं। बहुत धुरंधर और बहुत ज़ोरदार लड़ाके थे इल्तुमिश। लेकिन 1210 में सीधे इल्तुमिश जो है दिल्ली के शासक नहीं बने। सबसे पहले आराम शाह गद्दी पर बैठे। उनके बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है बेटे थे या फिर ज़बरदस्ती के बिठाए गए थे। वो इतिहास के अंदर में बहुत ज़्यादा साफ नहीं है मामला। लेकिन आराम शाह बहुत ही नाकाबिल साबित हो रहे थे और तुर्क सरदार और यहाँ के अमीर बहुत नाराज़ थे। तो उनको फिर एक नाम याद आया कि यार शमसुद्दीन इल्तुमिश जो है वो बहुत काबिल आदमी है। उस टाइम पे इल्तुमिश जो है बदायूं के गवर्नर हुआ करते थे। तो इन्होंने अमीरों ने उनको न्योता भेजा और वो यहाँ पर आए। तो सबसे पहले तो मारामारी हुई इल्तुमिश की और आराम शाह की, और उसके अंदर आराम शाह हार गए और इल्तुमिश 1211 के आसपास दिल्ली सल्तनत के राजा बने। लेकिन इल्तुमिश का सफ़र जो है इतना आसान और इतना खुला हुआ और इतना सुलझा हुआ नहीं था। खबर देख रहे हैं, झूठ बोले तो हमें कौवा काटे। इल्तुमिश के लिए देखिए, आराम शाह को मारने के बाद में ठीक है उनके तलवार का ज़ोर था, तो अमीरों का समर्थन था, अमीरों ने उनको बुलाया भी था इल्तुमिश के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो गज़नी के अंदर में यिल्दिज़ थे, उन्होंने भी जो है जब अपने आप को अपना विस्तार चाह रहे थे। मोहम्मद गौरी के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंदर सत्ता संभाल ली तो वहाँ पर यिल्दिज़ भी आज़ाद हो गए थे। वो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत की खबर आई, अचानक से पोलो खेलते हुए उनका इंतकाल हो गया था, और वो एक गेम होता था, पोलो जैसा ही होता था वो। तो यिल्दिज़ ने भी आज़ादी का ऐलान कर दिया। फिर इधर मुल्तान के अंदर भी आज़ादी का ऐलान हो गया और एक बगावत सी हो गई। तो सबसे पहले तो इल्तुमिश ने आराम शाह को हटा के गद्दी संभाली। फिर यिल्दिज़ को समझाया कि भाई ये इलाका जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर ही है। फिर मुल्तान आए, उनको समझाया। और इस दौरान जो है यहाँ अजमेर के अंदर आपको पता है मोहम्मद गौरी ने जो है गोविंद राज को शासक नियुक्त कर दिया था। राजपूत उससे नाखुश थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तक तो वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई तो वहाँ पर भी राजपूत भी सर उठाने लगे और लगने लगा कि हाँ यार गड़बड़ हो सकती है। तो इल्तुमिश ने उनका भी हिसाब किताब देखा। सही बोल रहे हैं भाई। फिर उसके बाद जो है इल्तुमिश दिल्ली सल्तनत के राजा बने। और अगर टेक्निकली आप ये समझोगे ना तो सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली का जो सेंटर होता था ना उस टाइम पे लाहौर होता था, लाहौर। और आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की भी जो मौत हुई थी, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो लाहौर के अंदर हुई थी। तो लाहौर में एक शाही किला है, बाद में मुग़लों ने एक्सपेंड किया था, वो आज भी मौजूद है वहाँ पर। ये लोग वहाँ पर रहते थे ज़्यादातर, और दिल्ली को भी इम्पोर्टेंट मानते थे लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे। लेकिन इल्तुमिश वो पहला राजा था जिसने दिल्ली सल्तनत की सही मायनों में नींव रखी और दिल्ली को एक महत्वपूर्ण दर्जा मिलाया। लाहौर का महत्व बना रहा लेकिन दिल्ली का महत्व अब पहले से भी
ज़्यादा हो गया था। तो इल्तुतमिश ने खूब सारी लड़ाइयाँ करी, 26 साल शासन चलाया और उसने कुछ बहुत सारे प्रशासनिक सुधार भी किए। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो जो है ना, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि फलाना पार्टी को इक़्तिदार मिल गया, मेजॉरिटी के लिए लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इक़्ता जो लफ्ज़ है ना, ये अरबी का लफ्ज़ होता है। इक़्ता से ये इक़्तिदार का चक्कर शुरू हुआ और ये सिलसिला जो है ना, ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था। बाद में इसको जो है जागीरदार करके मुग़लों ने भी लगभग मिलता जुलता, और आज तक भी ये सिस्टम चल रहा है। ये इसका सिलसिला जो है वो इल्तुतमिश से आता है। इक़्ता एक ज़मीन का टुकड़ा होता था, एक ज़मीन का एक क्षेत्रफल होता था और उसको एक आदमी को उस ज़मीन के क्षेत्रफल का मालिक, टेम्परेरी मालिक बना दिया जाता था और उसकी ज़िम्मेदारी होती थी कि वहाँ से अपनी सेना खुद संभाले, अपने लोगों से टैक्स कलेक्शन करे, कुछ हिस्सा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, बाकी वो रखे। तो जो इक़्ता को संभालता था वो आदमी इक़्तिदार कहलाता था। ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं थी। इल्तुतमिश का जिसको दिल चाहे जब इक़्ता दे दे और उसे इक़्तिदार में ला दे, और जिसका दिल चाहे वो उसका इक़्ता हटा दे और इक़्तिदार से बदल दे। इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए टका नाम से, और इल्तुतमिश ने तांबे के सिक्के भी चलाए। और ये प्रशासनिक सुधार तो बड़े ज़बरदस्त किए, फ़ौज बहुत मजबूत की। 26 साल तक ये इल्तुतमिश का शासन जो है अपनी शान से चलता रहा और दिल्ली सल्तनत एक्चुअली सही मायने के अंदर, अगर आप उस टाइम पे समझेंगे ना, तो अपनी पहचान बना ली थी उसने। और एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लाहौर, उधर गजनी तक, और इधर काफ़ी इलाका इनके उसमें आ गया था, कब्ज़े के अंदर में आ गया था। और इल्तुतमिश ने इसको, ये जो बिखरा हुआ और भटका हुआ और पता नहीं ये शासन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सिलसिला चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे तो यही था ना, जंगें होती रहती थी, जिसके तलवार में ज़ोर होता था वो राज करता था। लेकिन इल्तुतमिश ने ये कंफर्म कर दिया, इतनी मजबूत सत्ता बना दी गुलाम वंश के, इस टेक्निकली तो तीसरा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा राजा। अच्छा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे, तो ये मतलब ठीक है, शुरू से ही काबिल थे। और एक और इनकी खासियत थी, जब इसे ग़ुलाम वंश कहा जाता है। अगर आप इल्तुतमिश के बचपन की जर्नी देखेंगे ना, तो उसको, वो भी ग़ुलामी था, उसको 4 साल 5 साल की उम्र में उसको बेच दिया गया था। फिर वहाँ से उसने तलवारबाजी, हुनर और सब अपने अंदर काबिलियत इकट्ठी करी और उसके हुनर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहचाना। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के हुनर को जो है मोहम्मद गौरी ने पहचाना था, इल्तुतमिश के हुनर को जो है वो समझो तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहचाना। और मतलब आप समझो को ग़ुलाम का इतना ज़्यादा सम्मान था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हालांकि वो खुद भी ग़ुलाम थे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे दिल्ली के शासक हो चुके थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी इल्तुतमिश से की। इल्तुतमिश एक बहुत ही काबिल, जुझारू, संयमित, समझदार, राजनीति समझने वाले और शानदार नेता हुए। हम लोग इस वक्त उन्हीं की समाधि पर हैं। इसके अंदर आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। अगला वीडियो जो है, हम लोग दिल्ली सल्तनत में जब 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो गई, तो रज़िया सुल्तान के हाथ में, अगला ये रज़िया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की ही बेटी थी, आपने फिल्म भी देखी है उनकी, ठीक है। रज़िया सुल्तान की ज़िंदगी कैसे गुजरी और दिल्ली सल्तनत उस टाइम पे किस तरीके से अपना विस्तार लेती है और रज़िया सुल्तान के साथ क्या होता है और आगे की कहानी क्या होती है, वो मैं आपको रज़िया सुल्तान की कब्र से दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के एपिसोड इल्तुतमिश से रिलेटेड था, मैं आपको कुतुब मीनार और ये मेहरौली। अच्छा, ये लोग पूछते कि लोग रहते कहाँ थे, तो रहने का सिलसिला ऐसा है इनका कि ज़्यादातर लोग, रज़िया सुल्तान भी, कुतुबुद्दीन ऐबक भी और ये भी, इनका लाहौर के अंदर तो एक शाही किला था ही, लेकिन जब ये दिल्ली में होते थे तो ये राय पिथौरागढ़, जो पृथ्वीराज चौहान वाला किला था जिसने विस्तार किया था अनंगपाल के लालकोट का, तो ये वहीं पर ज़्यादातर लोग रहते थे और यहाँ पर अपना जो है निर्माण कार्य कर रहे थे। और इस कुतुब मीनार को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधूरा छोड़ दिया था, इसको भी इल्तुतमिश ने फिर पूरा करा। आगे की कहानी रज़िया सुल्तान की रहेगी, तो वहीं से हम लोग जाएंगे और रज़िया सुल्तान के बारे में आपको बताएंगे और उनकी ज़िंदगी के अंदर में किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी, किस तरीके से अमीर उनसे नाखुश रहे। लड़की पर्दा नहीं करती, लड़की घोड़ा चलाती है, लड़की तलवारबाजी करती है और काबिल थी, और क्या क्या उनकी कहानी थी। फिल्म में जो आपने देखा होगा वो देखा होगा, लेकिन तथ्यों पर आधारित और सही रियल लोकेशन से मैं आपको रज़िया सुल्तान के बारे में बताऊँगा। मैं आपको इल्तुतमिश की इस कब्र से जो नक्काशी हुई है, यहाँ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और जिस तरीके से मकबरा खूबसूरत एक बना हुआ है,
उसके ग्लिम्स दिखाता हूँ और आज के लिए जय हिंद बोलता हूँ।